आपका पहला दिन है एक नए चैप्टर में, और ये चैप्टर पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये दोनों अलग अलग है। एज वी ऑलरेडी नो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है कि पार्टनरशिप का रिलेशन खत्म होता है, नया रिलेशन बनता है जिसमें फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और इसका मेन रीजन होता है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अब डेथ रिटायरमेंट में ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 पार्टनर बचना चाहिए मरने या रिटायर करने के बावजूद भी। अगर एक पार्टनर रहता है, 2 पार्टनर में अगर एक पार्टनर मर जाता है या रिटायर करता है, तो उस एक पार्टनर को 6 महीने का एक समय मिलता है जिस समय में वो किसी नए पार्टनर को फर्म में रख सकता है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन हो रहा है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कहला रहा है। यहाँ फर्म चलेगा, बंद नहीं होगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्क्लोजर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स कंप्लीटली वाइंड अप। वाइंड अप मतलब होता है समापन। परमानेंटली वाइंड अप ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। In dissolution of firm, we have to realize the all assets which are appears in the balance sheet। जो बैलेंस शीट है वो कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का क्या है, पोजीशन है जहां पर एसेट्स है और क्या है बेटा, लाइबिलिटीज है। अब जो एसेट्स है फर्म को बंद करना यानी दुकान को बंद करना है, सारे पार्टनर ने सोचा। तो सारे एसेट्स को क्या करेंगे, हम बेचेंगे, और बेचकर हम अपने सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। आप जानते हैं कि लायबिलिटी में 2 का लायबिलिटी होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं और एक क्या होता है, इंटरनल। इंटरनल मतलब जो पार्टनर्स का ओन कैपिटल है उसको इंटरनल कहते हैं। बट सर ये सवाल बनता है कि सर डिसोल्यूशन का रीजन क्या होता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या कारण हो सकता है जिस कारण फर्म को बंद करने की स्थिति आ जाए। बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण है कि मान लो किसी पार्टनर ने, मान लो कि 2 3 4 5 पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस शुरू किया एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। पीरियड मतलब टाइम पीरियड के लिए, कि मान लो 5 पार्टनर है ABCDE, और उन्होंने सोचा कि 5 साल के लिए हम लोग बिजनेस करेंगे, 5 साल बाद ख़त्म कर लेंगे। तो 5 साल जैसे ही पूरेगा वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद। तो इसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। यानी देयर आर वेरियस रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें पहला रीजन है ऑन द एक्सपायरी ऑफ टर्म। टर्म मतलब पीरियड, समय जो हमने अपने एग्रीमेंट में बना रखा था। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पार्टनर्स ने जो बिजनेस शुरू किया वो स्पेसिफिक बिजनेस के लिए शुरू किया। मतलब 5 पार्टनर मिलकर एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला उनको, वो काम शुरू किया। रोड बनाने का टेंडर लिया, पुल बनाने का टेंडर लिया, कोई भी कॉलोनी बनाने का, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट बनाने का। वो बिजनेस जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, हम लोग बिजनेस को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। तो वो हुआ कि ऑन द एक्सपायरी और या ऑन द कंप्लीशन ऑफ ए स्पेसिफिक बिजनेस। जब कोई स्पेसिफिक बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा तो फर्म को क्या करेंगे, हम बंद कर लेंगे। कोई पार्टनर मर गया तो सर मरने से डिसोल्यूशन हो सकता है। देखिए, मरने से कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा ऐसा नहीं है। कंपल्सरी का तो डिसोल्यूशन होना ही होना है ऐसा नहीं है। डिसोल्यूशन हो सकता है। कैसे सर? अरे मान लो कि 2 पार्टनर, एक पार्टनर मर गया, दूसरा पार्टनर जो पार्टनर बच गया वो आप दूर छोड़ो, बिजनेस खत्म कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या मान लो कि एक फर्म में 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर एक फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, अब प्लेन क्रैश कर गया, ऐसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो पार्टनर के मरने से डिसोल्यूशन हो सकता है। या मान लो किसी फर्म में बिजनेस चल रहा था फर्म का, और फर्म का हेवी लॉस हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस हेवी लॉस। ऐसा हो सकता है लॉस होना? क्यों नहीं हो सकता है? लॉस के कारण क्या होगा कि आपका पर्सनल वेल्थ सब खराब हो रहा है, आपका कैपिटल निगेटिव हो गया और स्थिति आ गया है इंसॉल्वेंसी का। क्या, किस चीज़ का स्थिति आ गया बेटा?
इंसॉल्वेंसी क्या होता है? व्हेन पार्टनर्स आर अनेबल टू पे आउट द लायबिलिटी इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर फर्म विल बी क्लोज्ड। कोर्ट का ऑर्डर भी आ सकता है। सर कोर्ट का ऑर्डर, हाँ, मान लीजिए कि आप जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को बिना फॉलो किए हुए आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे सर इसमें कोई कारण, जैसे हो सकता है कि आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे होंगे ज़्यादा, आपके बिजनेस से वैसा कोई हैजर्डस गैस निकल रहा होगा जिससे सोसाइटी को, कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रहा होगा, या जिस लोकेशन में बिजनेस है उस लोकेशन में प्रॉब्लम हो रहा होगा, या क्रेडिटर ही केस कर दिया होगा आप पे। सर क्रेडिटर केस कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? क्रेडिटर ये कह सकता है कि भैया ये मेरा पेमेंट नहीं कर रहा है। अगर आप किसी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करते हैं तो उस लायबिलिटी वाले को इतना राइट हो जाता है कि वो आपके बिजनेस को बंद करवा देगा, कहेगा बंद करो, अपना एसेट बेचो और मुझे पैसा दो। पावर है उसके पास। क्यों पावर है? बिकॉज आपने उसका पेमेंट नहीं किया। पेमेंट कर देगा तो क्यों बंद करवाएगा? तो कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। या कोई ऐसा बिजनेस जो इलीगल नेचर का हो या सब्सिक्वेंट इलीगल बिजनेस हो जाए। सर ये सब्सिक्वेंट इलीगलिटी क्या होता है कि अभी तो बिजनेस आपका लीगल है, बाद में इलीगल हो गया। अरे ऐसा कोई बिजनेस बता सकते हैं कोई जो अभी लीगल है बाद में इलीगल हो गया? प्लास्टिक बैन सुने हैं ना, प्लास्टिक बैन गवर्नमेंट करती है ना। अब कोई प्लास्टिक का बिजनेस कर रहा है, अब गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया कि प्लास्टिक बैन हो गया, बताइए जो बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस अब इलीगल हो गया कि नहीं होगा? शराबबंदी, बिहार में जब शराबबंदी नहीं था तब जो बिजनेस चल रहा था शराब का दुकान, जिसका ठेका होगा वो पार्टनरशिप में रहा होगा ना, गवर्नमेंट ने क्या किया? बंद करवा दिया। अब जिसका भी शराब का बिजनेस हो क्या होगा? डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? तो अगर कोई बिजनेस आपका चल रहा है जो इलीगल नेचर का हो गया तो आपको फर्म को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। चलिए, डिसॉल्यूशन का मतलब है, डिसॉल्यूशन मीन्स परमानेंट क्लोजर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल इट्स अकाउंट। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई सीडी नहीं आएगा, क्लोजिंग नहीं आएगा। ओपनिंग तो जाएगा ही जाएगा लेकिन कोई क्लोजिंग नहीं होगा, बिकॉज सबको आप क्या कर रहे हैं? शट डाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर डिसॉल्यूशन। अरे यार, अच्छा यहाँ पे पहला है कि टर्म का खत्म होना, बिजनेस का, स्पेसिफिक बिजनेस का कंप्लीट हो जाना, पार्टनर का मर जाना, म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी बंद कर सकते हैं। सब लोग डिसाइड किया कि बंद करो तो बंद करो। इंसॉल्वेंस होना, कोर्ट का ऑर्डर आना, या बिजनेस का क्या हो जाना? इलीगल हो जाना। ये है रीजन फॉर डिसॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है बेटा? क्लियर है बेटा? अब यहां देखो, अकाउंटिंग फॉर डिसॉल्यूशन समझिए, बराबर है, समझिए। अकाउंटिंग फॉर डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है कि व्हेन फर्म डिसॉल्व या व्हेन फर्म क्लोजेज इट्स बिजनेस, देन फर्म सेल और रियलाइज ऑल इट्स एसेट्स। मेरी बात समझ में आ रही है ना? व्हेन फर्म क्लोजेज इट्स बिजनेस, देन फर्म सेल्स ऑल इट्स एसेट्स। Sales is also called realize. Realization means sell. Firm sell all its assets and pay out its external liabilities. बैलेंस शीट में एसेट्स में क्या दिखता है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल वगैरह, पेटेंट वगैरह, फर्नीचर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्टिटियस एसेट जिसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया या पीएल का डेबिट बैलेंस हो गया। तो यहां देखिएगा कौन सा सारा एसेट्स बिकेगा। देखिए वही एसेट्स बिकेगा जो बिकने लायक है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को नहीं बेचा जाता क्योंकि वो तो कैश ही है ना, वो जस का तस रहेगा। अब कोई फिक्टिटियस एसेट्स है जैसे डेबिट बैलेंस और पीएल, वो सब नहीं बिकेगा। तो डिसॉल्यूशन, अकाउंटिंग फॉर डिसॉल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है जहां फर्म क्या है, बुक्स ऑफ सारे एसेट्स को बेचकर अपने लायबिलिटी को पे आउट करती है और पेमेंट करने के बाद या सबको बाहर वाले को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच जाता है, जो पैसा बच जाता है वो पार्टनर्स में सेटल करके पार्टनर्स अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में बैलेंस शीट नहीं बनाया जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट उसका बनता है जो फर्म एग्जिस्ट करता है। यह फर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बैलेंस शीट नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए,
Accounting for dissolution of firm is the process of winding off of a business. Business को wind करो by realizing its assets, paying its liabilities and settling the partners capital and closing the books of account. चार चीज़ है, एसेट रियलाइज करो, लाइबिलिटी का पेमेंट करो, पार्टनर्स को सेटल करो और बुक्स को क्लोज करो. सर कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. किसी एसेट्स को बेचने के लिए उसको कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वो है रियलाइजेशन अकाउंट. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो पढ़ रहे थे तो वहाँ एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट होता था. क्या होता था बेटा? रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट. रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन दोनों डिफरेंट है. रीवैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट्स का फिर से वैल्यूएशन करो, बेचो नहीं, फिर से क्या करो बेटा. और वो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन में होता है, बिकॉज फर्म बंद थोड़ी हो रहा है जब बेचने का काम करेंगे. हाँ कोई पुराना उराना है तो बेच देंगे, बट रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेच देना. तो ध्यान रखिएगा जब फर्म का डिसॉल्यूशन होगा तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा. क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा. रीवैल्यूएशन कहाँ बनेगा? जब फर्म का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. ऐसे एडमिशन में रीवैल्यूएशन बनेगा, रियलाइजेशन नहीं बनेगा, याद रखिएगा. रिटायरमेंट में रीवैल्यूएशन, डेथ में रीवैल्यूएशन, चेंज इन पीएसआर में रीवैल्यूएशन, डिसॉल्यूशन में रियलाइजेशन. तो पहला अकाउंट जो रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट और मेन अकाउंट यही है रियलाइजेशन. सर रियलाइजेशन जब बनाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? ये ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन यानी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है तो ऑलरेडी उसका बैलेंस शीट पहले से होगा ना बेटा, बोलो ना, हाँ है ना. उस बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा? एसेट दिख रहा होगा और लायबिलिटी दिख रहा होगा. अब करना क्या है कि जो भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है, जो भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसको ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में. ट्रांसफर का मतलब कि एंट्री को उल्टा करना, मतलब कि अगर डेबिट है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट है तो. मुझे बताओ एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है. अब ट्रांसफर करेंगे तो सारे एसेट्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट. यानी पहला जो पॉइंट है ट्रांसफर, पहला जो पॉइंट्स है क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? छोड़कर या अदर देन. छोड़कर, क्या छोड़कर? कैश को छोड़कर, बैंक को छोड़कर या फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर. और एसेट्स में कौन सा वैल्यू? जो बैलेंस शीट में दिख रहा है. कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर. कहाँ करेंगे ट्रांसफर बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में. सर यहाँ पर जो आपने बोला कि कैश बैंक और फिक्टिशियस एसेट को छोड़ देना है, क्यों छोड़ना है? बिकॉज ये थोड़ी बिकेगा. कैश बैंक तो कैश बैंक है, ये है. और फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाला नहीं है. ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जो पढ़ लिए हैं, उसमें जो बैलेंस शीट में गुडविल दिखता है उसको राइट ऑफ करते हैं. याद है? जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखता है उसको क्या करते हैं बेटा? राइट ऑफ करते हैं. और वो गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर वाला है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, डेबिट साइड, खत्म कर देते हैं. बोलो हाँ है ना, क्यों? फर्म कंटिन्यू करने वाला है, गुडविल को क्यों बेचेंगे? लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज है. यहाँ जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखेगा, कहाँ दिखेगा बेटा गुडविल? बैलेंस शीट के अंदर. उसको उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसको सेम एसेट्स ट्रीट करेंगे और उसको भी बेचने के लिए रखेंगे. क्योंकि हो सकता है कि फर्म को अगर हम बंद कर रहे हैं, बेच रहे, तो हो सकता है कि मेरा बिजनेस कोई खरीद ले. तो जैसे ही मेरा बिजनेस खरीदेगा, मेरा नाम पता ठिकाना उकाना सब खरीद लेगा ना. हो सकता है मेरा कस्टमर ले ले, तो हम कहें ना गुडविल का इतना पैसा दे दो. उस केस में जो गुडविल है उसको राइट ऑफ नहीं किया जाएगा. सर अगर इसका एंट्री पूछे, पहले का एंट्री पूछे कि एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? कोई बता सकता है? बेहतरीन जवाब, क्योंकि सारा एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? सारे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है ना. तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करें उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. लिखिए तो जर्नल एंट्री.
ये लिख कर करिएगा, ये लिख लेना है, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहां लिख लो टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, एक ही साथ सारा आ जाएगा। पॉज कर देना। चलिए और करो बेटा। हाँ, यहाँ तो आपने बोला कि सर ठीक है एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगे, जो सेकेंड पॉइंट है, इसको भी क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्रांसफ़र। इसका क्या एंट्री होगा? वेरी गुड। कौन सा लायबिलिटीज? एक्सटर्नल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट का नेचर का होता है। किस अकाउंट का बेटा? नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हो गया। चले आगे बेटा। हाँ चलो। हाँ, तो आपने यहाँ देखो पाला, हम लोग ये क्या क्या करेंगे, एसेट्स को पहले ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करना बेचना नहीं कहलाता है, बेचने के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे। बेचने के लिए ट्रांसफ़र कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? रियलाइजेशन। सारे लायबिलिटी को पेमेंट करने से पहले क्या करेंगे? ये बेचने से पहले का ट्रांसफ़र होगा, यानी एंट्री होगा, दो बार एंट्री होगा। एक बार एसेट को ट्रांसफ़र कर देंगे, एक बार बेचेंगे, उसके बाद लायबिलिटी को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट है कि जो भी खर्चा और जो सब ये सब चीज़ करने में किसी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ सकता है, या कोई पार्टनर होगा, या कोई खर्चा वर्चा होगा ना, तो वो खर्चा कहीं ना कहीं जो भी है उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे और उस खर्चा का हम पेमेंट करेंगे। अब जैसे याद होगा कि सर कोई भी खर्च होता है तो वो नॉमिनल अकाउंट से एडजस्ट होता है। कहाँ से एडजस्ट होता है बेटा? नॉमिनल से। मान लो किसी को हम खर्च सैलरी दिए किसी को, तो एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो हाँ है ना। अब सवाल है कि जो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो उस सैलरी को भी तो कहीं क्लोज करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंसेस या इनकम होता है उसको हर साल कंज्यूम कर देना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। तो सैलरी टू कैश तो एक एंट्री कर दिए, फिर सैलरी को ट्रांसफ़र करेंगे, और सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है। इस केस में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वहाँ उस चैप्टर में पीएल अकाउंट नहीं आ रहा है। सर जनरल केस में पीएल अकाउंट टू सैलरी अकाउंट होता है ट्रांसफ़र का। बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते रहते तो वहाँ रिवैल्यूएशन से एंट्री होता, ठीक है ना।
अब यहाँ सवाल है कि सर यहाँ तो रियलाइजन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, रियलाइजन हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या एंट्री होगा, रियलाइजन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो दो एंट्री बन गया, सैलरी टू कैश और रियलाइजन टू सैलरी, बोलो ना। तो यहाँ सैलरी डेबिट और क्रेडिट मिल गया तो कैंसिल हो गया, बोलो है ना। अगर इसका सिंगल एंट्री पास करे तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है, रियलाइजेशन क्या है बेटा, इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया खर्चा के लिए, और खर्चा किए तो पैसा पेड किए, और जब पैसा पेड किए तो मेरा कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मान लो कि खर्चा का पेमेंट फर्म नहीं करता है, कोई पार्टनर पेड कर दिया तो टू कैश की जगह पर टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, बिकॉज पार्टनर को बाद में पेमेंट हम करेंगे। तो कोई भी फर्म का जब फर्म का डिसॉल्यूशन होगा तो कोई भी एक्सपेंसेस का अगर एंट्री फर्म के लिए हो रहा है, बिकॉज खर्चा पे ध्यान रखें 3-4 सवाल आपको मिलेंगे शुरुआत के, और एक्सपेंसेस वाले में ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे कि आपको परेशान कर देगा। अगर फर्म का एक्सपेंसेस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, ये याद रखिएगा। फर्म का एक्सपेंसेस है तो डेबिट क्या होगा, और अगर फर्म पेड कर रही है तो कैश क्रेडिट होगा, और फर्म ना पे करके पार्टनर अगर पे कर रहा है तो कौन क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर। तो थर्ड स्टेप में यही है कि हमारा खर्चा का जो है रिकॉर्ड करो एंट्री या पेड करो। लिखिए थर्ड पॉइंट, हो गया। चलो चौथा पॉइंट क्या लिखता है, रिकॉर्ड ऑफ सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इनटू। हम एसेट्स को रिलायंस में ट्रांसफर कर लिए थे, अब एसेट्स को बेचने की बारी है। एसेट्स को क्या करने की बात है बारी बेटा, बेचने की। तो अगर एसेट्स रियलाइज होगा या सेल होगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, बोलो। व्हेन एसेट्स रियलाइज, पैसा आएगा ना। मुझे बताओ पैसा जब आएगा तो कैश या बैंक क्या होगा, क्रेडिट की डेबिट होगा, कैश या बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स। और एसेट्स नेचर है तो एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब सवाल यह है कि सर एसेट्स बेचे, पैसा आया, बट एसेट्स किस अकाउंट के थ्रू बेचे हैं, बैलेंस शीट से उठाकर एसेट बेच रहे हैं कि बैलेंस शीट से पहले एसेट्स को ट्रांसफर किए रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन में ट्रांसफर जैसे किए एसेट्स न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि डेबिट को क्रेडिट कर दिए, अब रियलाइजेशन के थ्रू बेच रहे हैं। क्या एंट्री बनेगा बता सकते हो, क्या एंट्री बनेगा, एसेट रियलाइज करने का क्या एंट्री बनेगा, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट नहीं होगा। टू एसेट्स क्यों नहीं होगा, बिकॉज टू एसेट्स तो ऑलरेडी पहले ही कर लिए आपने, यही ना किया, ट्रांसफर न्यूट्रलाइज कर लिया ना टू एसेट्स करके, बोलो हाँ ना। डेबिट को क्रेडिट, ये जीरो खत्म हो गया। अब ये सारा कुछ कहाँ बैठा हुआ है, अब यहाँ से ना बेच रहे हो तो बेच रहे हो तो पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट हो गया, और क्रेडिट कौन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट।
सर अगर मान लो, और छोड़ो, यहाँ लिखो 5वां पॉइंट, इफ एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब बताओ, अगर कोई एसेट्स पार्टनर ले जा रहा है तो कैश पैसा तो नहीं आया, द पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स जो है या कैपिटल अकाउंट कौन सा नेचर होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है अंकित? आज ही बोलना है तुमको। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, तो यहाँ पार्टनर अगर एसेट ले जाएगा तो वो रिसीवर होगा, तो रिसीवर होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो पार्टनर्स की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल लिखना पड़ेगा। और देखो यही ना हो गया, कैश या बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल लिख लेंगे, और ये कहाँ एसेट रिलेशन के थ्रू ले जा रहा है, टू क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्या मतलब लिख लिए? मुझे बताओ कि अगर एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अब एक्सटर्नल लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू। एसेट्स को अगर बेचेंगे तो क्या एंट्री होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई एसेट्स को पार्टनर ले जाएगा तो क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। यही ना कि 5 पॉइंट। अब छठा लिखो, व्हेन लायबिलिटीज आर पेड। When liabilities बताओ क्या एंट्री होगा? बहुत इजी है। पेड करेंगे तो पैसा जाएगा ना, किसके थ्रू जाएगा? रिलेशन के थ्रू। क्या एंट्री होगा बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या अच्छा मुझे बताओ, अगर पार्टनर पेड करेगा तो? बोलो बेटा। चलो हो गया। अभी और भी एंट्री होने हैं। देखिए हम लोग ये कर लिए, 5वां समझ गए। अब ये सब करने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट या प्रॉफिट कब आएगा? जब रिलेशन अकाउंट का क्रेडिट ज़्यादा होगा तब, या डेबिट ज़्यादा होगा तब? कैसे जी? क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? फायदा, नुकसान, इनकम।
तो इनकम ज़्यादा होगा तब ना प्रॉफिट होगा। और तुम नियम में जानते हो कि जब कोई भी नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। किसी भी नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड, तो इनकम साइड अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस साइड ज़्यादा होगा तो लॉस। तो रिलेशन भी नॉमिनल में आ गया, तो रिलेशन का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो ये फ़ायदा है। और ये फ़ायदा किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में। जैसे रीवैल्यूएशन का एंट्री करते थे ना, रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लिखो व्हेन रियलाइजेशन प्रॉफिट। व्हेन रियलाइजेशन प्रॉफिट क्या एंट्री होगा? पता है एक बात आप लोगों को, इस चैप्टर में ना गेनिंग सैक्रिफाइसिंग इसको निकालना ही नहीं है। चलिए आगे, यहाँ तक हो गया जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है ना? यहाँ तक 8 एंट्री तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है? चलिए यहाँ तक हो गया। उसका पार्टनर को सेटल करते हैं, उसका एंट्री किया जाता है। पार्टनर्स का अगर लोन है तो उसका एंट्री किया जाता है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं अभी जो उसके एंट्री सीखने हैं, बट वो लोग फर्दर क्लास में सीखेंगे। जब ये सब करने के बाद सेटल होगा, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? क्लोज करेंगे। ये देख लो ध्यान से, जब डिसॉल्यूशन फर्म का होगा तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पर कहीं बैलेंस शीट नहीं दिख रहा है, बिकॉज फर्म बंद हो रहा है तो बैलेंस शीट क्यों बनाना? यहाँ क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट का एंट्री सब देखा होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज पार्टनर्स का सेटलमेंट करना पड़ेगा, जैसे बनता है वैसे बनेगा। अगर पार्टनर का लोन है, ध्यान रखिएगा, पार्टनर का लोन अगर है तो उसका सेपरेट अकाउंट खुलेगा, याद रखना। पार्टनर का लोन है तो इसका क्या होगा बेटा? सेपरेट अकाउंट खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर, ये लाइन देखो ध्यान से, आप लोग का जर्नल का जो लाइन चल रहा है ना, मतलब जो भी है, उसमें एक पेज अभी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए और एक पेज के बाद लिखिएगा। हाँ देखो, अरे रे ये क्या तरीका है रे चेला साहब? लक्ष्य है। दोनों दिख रहा है, दोनों में कोई अंतर है क्या कि सेम है? क्या? हाँ अलग अलग है। अगर पार्टनर ने लोन दिया और पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया, फर्म बंद हो रहा है, मुझे बताओ पहले किसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा? पार्टनर के वाइफ को। पार्टनर्स की वाइफ या रिलेटिव जो लोन है, इसको आप ट्रीट करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या ट्रीट करेंगे? और इसको एज यूजुअल ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन इसको आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसका हम क्या करेंगे? सेपरेट अकाउंट्स को खोला जाएगा, मतलब कि सेपरेटली पेड करेंगे।
सर सेपरेटली पेड करने का मतलब समझ में नहीं आया सर, फिर से समझाओ। मान लो कि सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड कर दिए, अब पैसा बचा ही नहीं, तो पार्टनर का लोन भी पेमेंट नहीं हो पाएगा, जाओ ऐसे ही खाली हाथ घर जाओ। लेकिन सर बात हो कि पैसा बच गया तो पार्टनर्स का लोन का सेपरेट पेमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में पार्टनर्स का कैपिटल को पेमेंट किया जाएगा। सर मान लो एक्स नाम का पार्टनर है, उसने लोन भी दिया है और कैपिटल भी उसका है, तो पहले किस चीज़ का पेमेंट करेंगे, लोन का कि कैपिटल का? पहले लोन का, फिर कैपिटल का सबसे लास्ट में पेमेंट करना है। दिस इज द सीक्वेंस क्रोनोलॉजी विच हैव टू बी फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गया? बोलो हाँ है ना। चलो अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या क्या अकाउंट खुलेगा बेटा, ध्यान रखो। रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट नहीं खुलेगा, पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट को हम सीधे रिलायंस में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पार्टनर का अगर करेंट अकाउंट है तो उसको अलग खोल, वो हटाइए, वो गलत तरीका है, तुम ही उखाड़ता है, उखाड़ दिए तो लोग, बताओ। उसके बाद कैश या बैलेंस शीट नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए ना? ये समझ गया, ये समझ गया। आधा घंटा बचा हुआ है, यही कंटिन्यू रखे ना, ज़्यादा हो जाएगा। BST, हाँ BST, दिमाग घुसा हुआ है ये हम लोग, ये तो इजी है। फॉर्मेट नहीं बनाने आता है रिलेशन अकाउंट का? क्या आप बनाए, कैसे बनाएंगे? जर्नल से लेजर बनाने आता है? जर्नल से लेजर बनाने आता है ना? अगर मान लो ये जर्नल है तुम्हारा, तो इससे फॉर्मेट बन सकता है। रिलेशन अकाउंट बनाओगे तो ये किस साइड डालोगे, किस साइड डालोगे? डेबिट साइड। ये किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। ये किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। ये किस साइड जाएगा? ये किस साइड जाएगा? ये किस साइड जाएगा? तो ऐसे तो बनना है, जैसे रीवैल्यूएशन वैसे ही है। किस किस से बन जाएगा फॉर्मेट? सबसे बन जाएगा ना, बनाओ। इसको पॉज करो तो चलो ये बताओ, बताओ बच्चों, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? आप लोग जर्नल देख के बता सकते हैं। टू ये कहाँ से ये एसेट्स आएगा बता सकते हो? बैलेंस शीट से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और बताओ, एंट्री वाइज बोलिए, सीरियली बोलिए। ये कहाँ से आएगा? ये भी समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे करना है? थर्ड में क्या था? रिलेशन टू कैश था शायद ना, या पार्टनर्स कैपिटल था?
और बाय कैश या बैंक ना। फिर बाय, तो बनाया हुआ है रेशन हुआ, वहाँ पीछे तो कोई नहीं है, बना लिया है। ये तो क्वेश्चन लगता है बना रहा है। सर भाई ट्रांजैक्शन वाह, अच्छा बात। चलो और बोलो। लाइब्रेरी पेमेंट करने का टू कैश या बैंक हो जाएगा। या टू पार्टनर्स कैपिटल बोलो हाँ है ना। छोड़ दे, ओ छोड़ का दे, नहीं छोड़ना है तुम लोगों को। चलो अब प्रॉफिट होगा, देखो प्रॉफिट होगा तो क्यों क्यों, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होगा, बोलना हाँ है ना। डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो लॉस। एक इंटू हम सिर्फ प्रॉफिट का एंट्री कराए थे ना, लॉस का एंट्री क्या होगा, उल्टा कर लोगे। चलो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू है ना, अगर एक्स है वाई है जेड है तो डाल दो। और लॉस है तो बाय, ये वो सवालों करवाइए देंगे अब, लाओ रे, बड़ा मजा आएगा क्या। अभी क्वेश्चन नहीं बनवाते, रहने दो। यहाँ तक हो गया, बुआ हो गया यहाँ तक। आप समझो ध्यान से, ए बेटा, बुआ बाबा रे, ये देखो मान लो आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, इधर क्या रहता है,
अभी जो समझा रहे हैं ना, ध्यान नहीं देगा तो सीधे खाई में चला जाएगा। ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो प्लीज। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्नीचर, यहाँ लिखा है मशीनरी, और यहाँ लिखा है गुडविल। कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो ये 50,000 है, ये 20,000 है, और ये 11,000 है। और यहाँ मान लो क्रेडिटर लिखा हुआ है, और भी हो सकता है ये स्पेसिमेन है। ये स्पेसिमेन समझते हो ना? नहीं समझते हो? एक्सट्रैक्ट समझते हो? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ। मान लो ये 10,000 है, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? इस सब को पहले ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर होगा कहां पर? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, यही ना होता है। और ये सब ट्रांसफर कहां होता है? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब सवाल है कि सर ये सब ट्रांसफर होने के बाद इसको बेचा जाता है। बेचने का इंफॉर्मेशन आपको नीचे बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में मिलेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहता है। मान लो यहां लिखा हुआ है फर्नीचर सोल्ड या रियलाइज एट 120% ऑफ बुक वैल्यू लिखा हुआ है। यहां एक और लायबिलिटी ले लो, मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट ले लो। एक और इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट पेड एट बुक वैल्यू। बस इतना ही लिखा हुआ है। कुछ एसेट्स के बिकने का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, और कुछ लायबिलिटीज के पेमेंट होने का इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा सिचुएशन मिलने वाला है। यहाँ बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं तो आपका फर्नीचर, मशीनरी और गुडविल दिख रहा है, जिसमें फर्नीचर और मशीनरी आपका कौन सा एसेट्स है? टेंजिबल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। यानी कितनों खराब स्थिति आएगा ना, वो बिकेगा ही बिकेगा। बोल सकते हो ना? गुडविल क्या है आपका? ये स्थिति खराब होने पर नहीं बिक सकता। और जो क्रेडिटर है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये लायबिलिटी है, इसका पेमेंट तो करना पड़ेगा। उसका मन तो वो छोड़ेगा, उसका मन नहीं छोड़ने का तो नहीं छोड़ सकता है। हम अपने से डिसीजन नहीं ले सकते कि हम देंगे कि नहीं देंगे, पैसा होगा तो देना पड़ेगा। अब यहां देखिएगा, एक टेंजिबल इंफॉर्मेशन, एक टेंजिबल एसेट्स के बारे में लिखा हुआ है कि फर्नीचर को सेल किया गया 120% ऑफ बुक वैल्यू। फर्नीचर का बुक वैल्यू है 50,000, तो 120% कितना पड़ जाएगा? 60,000। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है कि कौन जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिख तो रहा है, बट उसके सेल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। कोई लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिख तो रहा है, उसके पेमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। दो लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी के पेमेंट का इंफॉर्मेशन दे रहा है जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, बट क्रेडिटर्स के पेमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। उसी प्रकार फर्नीचर के सेल का इंफॉर्मेशन दे रहा है, मशीनरी के सेल का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, न गुडविल के सेल का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यहीं पे काम खराब होता है बच्चे का। बच्चा यहीं पे गलती करता है। जब information of realization of tangible assets are not given, when the information regarding sale or realization of tangible assets are not given, then it is deemed to assume that tangible assets has been sold at its book value। जब कोई टेंजिबल एसेट्स का सेल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, तो ये मानना पड़ेगा
कि वो टेंजिबल एसेट्स को बुक वैल्यू पर ही बेच दिया गया, मतलब उसका एंट्री करना पड़ेगा। अब इस सवाल, ये जो एक सिचुएशन दिया है, हमने उस सिचुएशन में मशीनरी को मशीन के सेल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल। तो क्या करेंगे बेटा, इसको डीम्ड टू एज्यूम दैट it has been sold at its बुक वैल्यू। हम ये मानेंगे कि ये मशीन जो है बुक वैल्यू पे, जो बुक वैल्यू इसका है आपका 20,000 रुपया, 20,000 में बिक गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 1 समझ गए कि टेंजिबल एसेट्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा सेल का, तो क्या मानेंगे, बिका कि नहीं बिका, बिक गया। लेकिन अब एक और इंफॉर्मेशन, when the information regarding sale of intangible assets is not given, when the information regarding sale of intangible assets is not given, it is deemed to assume that intangible assets has not been sold। ये इससे पैसा नहीं मिला, intangible है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बिका कि नहीं बिका, नहीं बिका कि बिका, बिका तो इंफॉर्मेशन रहेगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मानेंगे नहीं बिका। अब देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया। अब सवाल आएगा लंबा लंबा, तो होगा क्या, कहीं ऐसे कोई एक टेंजिबल एसेट जो यहाँ दिख रहा होगा, इसके सेल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, तो मान लो कि बिक गया, है ना। कोई ऐसा भी होगा कि गुडविल या पेटेंट या कॉपीराइट, कोई इनटेंजिबल, यहाँ कोई भी इनटेंजिबल की बात कर सकता है। वो इनटेंजिबल जानते हो ना, तो कोई भी इंटेंजिबल जो बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, यहां नहीं दिख रहा है, तो मानेंगे कि वह नहीं बिका। 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा, अब लायबिलिटी की बात करते हैं। व्हेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, व्हेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज नॉट गिवन, देन इट इज डीम्ड टू एज्यूम दैट लायबिलिटी हैज बीन पेड एट इट्स बुक वैल्यू। भगवा उसको पेमेंट करना है, वो पैसा मांगने आएगा, हम अपने से नहीं सोचेंगे। यानी जब एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे यहाँ क्रेडिटर्स के पेमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि ये क्रेडिटर्स जो है अपने बुक वैल्यू पे जो 10,000 रुपया है इस पे पेड कर दिया गया। 3 इंफॉर्मेशन समझ में आ गया, जो कंप्लीट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये 3 इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं जानेंगे तो हर सवाल में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो उलझने वाला होगा, कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन दे देगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमको करने बाकी है, अभी तो सेटलमेंट करना बाकी है, अभी तो हम लोग रिलेशन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। टेंजिबल एसेट्स के सेल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो क्या मानेंगे, टेंजिबल एसेट्स के सेल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो क्या मानेंगे, सेल हुआ कि नहीं हुआ, सेल हो गया, किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। इनटेंजिबल एसेट्स के सेल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो क्या मानेंगे, नहीं बिका। क्रेडिटर्स के पेमेंट, कोई भी लायबिलिटीज के पेमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो क्या मानेंगे, पेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे 3।
टेंजिबल वर्ड लगाइएगा।